मौसम बदल रहा है। इस बार गर्मी भी बहुत रही, लेकिन अच्छा हुआ कि वर्षा ऋतु समय पर अपने नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहा है। देश के कई भागों में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। बारिश के बाद ठंडी हवाओं में पिछले दिनों की गर्मी से राहत का अनुभव हो रहा है। और हम सबने देखा है कि जीवन में कितनी आपाधापी हो, कितना ही तनाव हो, व्यक्तिगत जीवन हो, सार्वजनिक जीवन हो, बारिश का आगमन ही हमारी मनस्थिति को बदल देता है। आज भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देश के कई भागों में बहुत ही श्रद्धा और उल्लासपूर्वक देशवासी मनाते हैं। अब तो विश्व के भी कुछ भागों में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उत्सव संपन्न होता है और भगवान जगन्नाथ जी के साथ देश का गरीब जुड़ा हुआ है। जिन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अध्ययन किया होगा, उन्होंने देखा होगा कि भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर और उसकी परंपराओं की वो बड़ी तारीफ करते थे, क्योंकि उसमें सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता अंतर्निहित थे। भगवान जगन्नाथ गरीबों का देवता है और बहुत कम लोगों को पता होगा, अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है जगरनॉट, और उसका मतलब होता है ऐसा भव्य रथ जिसे कोई रोक नहीं सकता। और इस जगरनॉट का डिक्शनरी मीनिंग में भी ये पाया जाता है कि ये जगन्नाथ के रथ के साथ में से ही ये शब्द का उद्भव हुआ है। और इसलिए हम समझ सकते हैं कि दुनिया ने भी जगन्नाथ इस यात्रा को अपने अपने तरीके से किस प्रकार से महात्म्य स्वीकार किया है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और भगवान जगन्नाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम भी करता हूं। भारत की विविधता ये इसकी विशेषता भी है। भारत की विविधता ये भारत की शक्ति भी है। रमजान का पवित्र महीना सब दूर इबादत में पवित्र भाव के साथ मनाया। अब ईद का त्योहार है। ईद उल फितर के इस अवसर पर मेरी तरफ से सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रमजान महीना पुण्य दान का महीना है, खुशियों को बांटने का महीना है, और जितनी खुशियां बांटते हैं उतनी खुशियां बढ़ती हैं। आइए हम सब मिल करके इन पवित्र उत्सवों से प्रेरणा लेकर के खुशियों के खजाने को बांटते चले, देश को आगे बढ़ाते चले। रमजान के इस पवित्र महीने में उत्तर प्रदेश के बिजनौर के मुबारकपुर गांव की एक बड़ी प्रेरक घटना मेरे सामने आई। करीब 3,500 हमारे मुसलमान भाई बहनों का परिवार वहां उस छोटे से गांव में बसते हैं। एक प्रकार से ज्यादा आबादी हमारे मुस्लिम परिवार के भाइयों बहनों की है। इस रमजान के अंदर गांव वालों ने मिलकर के शौचालय बनाने का निर्णय किया, और इस व्यक्तिगत शौचालय के अंदर सरकार की तरफ से भी सहायता मिलती है, और उस सहायता की राशि करीब 17 लाख रुपये उनको दी गई। आपको जानकर के सुखद आश्चर्य भी होगा, आनंद होगा। रमजान के इस पवित्र महीने में सभी मुसलमान भाइयों बहनों ने सरकार को ये 17 लाख रुपए वापस लौटा दिए और ये कहा कि हम हमारा शौचालय हमारे परिश्रम से, हमारे पैसों से बनाएंगे। ये 17 लाख रुपए आप गांव की अन्य सुविधाओं के लिए खर्च कीजिए। मैं मुबारकपुर के सभी ग्रामजनों को रमजान के इस पवित्र अवसर को समाज की भलाई के अवसर में पलटने के लिए बधाई देता हूं। उनकी एक एक चीज भी बड़ी ही प्रेरक है, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने मुबारकपुर को खुले में शौच से मुक्त कर दिया। हम जानते हैं कि हमारे देश में 3 प्रदेश ऐसे हैं, सिक्किम, हिमाचल और केरल, वो पहले ही खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुके हैं। इस सप्ताह उत्तराखंड और हरियाणा भी ओडीएफ
घोषित हुए, मैं इन 5 राज्यों के प्रशासन को, शासन को और जनता जनार्दन को विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं इस कार्य को परिपूर्ण करने के लिए। हम भलीभांति जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में कुछ भी अच्छा करना है तो बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमारे हैंडराइटिंग खराब है, अगर उसको ठीक करना है तो लंबे अरसे तक बहुत जागरूक रह करके प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर के शरीर की, मन की आदत बदलती है। स्वच्छता का भी विषय ऐसा ही है। ऐसी बुरी आदतें हमारे स्वभाव का हिस्सा बन गई है, हमारी आदतों का हिस्सा बन गई है कि इससे मुक्ति पाने के लिए अविरत रूप से हमें प्रयास करना ही पड़ेगा। हर किसी का ध्यान आकर्षित करना ही पड़ेगा। अच्छी प्रेरक घटनाओं का बार बार स्मरण भी करना पड़ेगा। और मुझे खुशी है कि आज स्वच्छता ये सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा है, ये जन समाज का, जन सामान्य का एक आंदोलन बनता चला जा रहा है। और शासन में बैठे हुए लोग भी जब जनभागीदारी से इस काम को आगे बढ़ाते हैं तो कितनी ताकत बढ़ जाती है। पिछले दिनों एक बहुत ही उत्तम घटना मेरे ध्यान में आई जो मैं आपके सामने जरूर कहना चाहूंगा। ये घटना है आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले की। वहां के प्रशासन ने जन भागीदारी से एक बड़ा काम हाथ में लिया। 10 मार्च सुबह 6 बजे से लेकर के 14 मार्च सुबह 10 बजे तक 100 घंटे का नॉन स्टॉप अभियान। और लक्ष्य क्या था? 100 घंटे में 71 ग्राम पंचायतों में 10,000 घरेलू शौचालय बनाना। और मेरे प्यारे देशवासियों, आप जानकर के खुश हो जाएंगे कि जनता जनार्दन ने और शासन ने मिलकर के 100 घंटे में 10,000 शौचालय बनाने का काम सफलतापूर्वक पूर्ण कर दिया। 71 गांव ओडीएफ हो गए। मैं शासन में बैठे हुए लोगों को, सरकारी अधिकारियों को और विजयनगरम जिले के उन गांव के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए बड़ा प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इन दिनों मन की बात में लगातार मुझे जनता जनार्दन की तरफ से सुझाव आते रहते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप पर आते रहते हैं, माईगोव पर आते हैं, चिट्ठियों से आते हैं, आकाशवाणी पे आते हैं। श्रीमान प्रकाश त्रिपाठी ने इमरजेंसी को याद करते हुए लिखा है कि 25 जून को लोकतंत्र के इतिहास में एक काला कालखंड के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। प्रकाश त्रिपाठी जी की लोकतंत्र के प्रति ये जागरूकता सराहनीय है। और लोकतंत्र एक व्यवस्था ही है ऐसा नहीं है, वो एक संस्कार भी है। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। लोकतंत्र के प्रति नित्य जागरूकता जरूरी होती है और इसलिए लोकतंत्र को आघात करने वाली बातों को भी स्मरण करना होता है और लोकतंत्र की अच्छी बातों की दिशा में आगे बढ़ना होता है। 1975 25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है, कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है। एक प्रकार से देश को जेल खाने में बदल दिया गया था, विरोधी स्वर को दबोच दिया गया था। जयप्रकाश नारायण सहित देश के गणमान्य नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था। न्याय व्यवस्था भी आपातकाल के उन भयावह रूप की छाया से बच नहीं पाई थी। अखबारों को तो पूरी तरह बेकार कर दिया गया था। आज के पत्रकारिता जगत के विद्यार्थी, लोकतंत्र में काम करने वाले लोग उन काले कालखंड को बार बार स्मरण करते हुए लोकतंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निरंतर प्रयास करते रहे हैं और करते भी रहने चाहिए। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जेल में थे। जब आपातकाल को 1 वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी थी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास, शरद चांदनी उदास,
झुलसाता जेठ मास, शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का, अंतर्गट रीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया। सिखचों में सिमटा जग, किंतु विकल प्राण विहग। सिखचों में सिमटा जग, किंतु विकल प्राण विहग। धरती से अंबर तक, धरती से अंबर तक, गूंज मुक्ति गीत गया। एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया। पथ निहारते नयन, गिनते दिन पल छिन। पथ निहारते नयन, गिनते दिन पल छिन। लौट कभी आएगा, लौट कभी आएगा, मन का जो मीत गया, एक बरस बीत गया। लोकतंत्र के प्रेमियों ने बड़ी लड़ाई लड़ी और भारत जैसा देश, इतना बड़ा विशाल देश, जब मौका मिला तो भारत के जन जन के रग रग में लोकतंत्र कैसा व्याप्त है, चुनाव के माध्यम से उस ताकत का प्रदर्शन कर दिया। जन जन के रग रग में फैला हुआ ये लोकतंत्र का भाव, ये हमारी अमर विरासत है। उस विरासत को हमें और सशक्त करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, हर हिंदुस्तानी आज विश्व में सर ऊंचा कर करके गौरव महसूस कर रहा है। 21 जून 2017 पूरा विश्व योगमय हो गया। पानी से पर्वत तक लोगों ने सवेरे सवेरे सूरज की किरणों का स्वागत योग के माध्यम से किया। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात का गर्व नहीं होगा? ऐसा नहीं है कि योग पहले होते नहीं थे, लेकिन आज योग जब एक धागे में बंध गए हैं, योग विश्व को जोड़ने का कारण बन गए हैं। दुनिया के करीब करीब सभी देशों ने योग के इस अवसर को अपना अवसर बना दिया। चीन में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उस पर लोगों ने योग का अभ्यास किया। तो पेरू में वर्ल्ड हेरिटेज साइट माचू पिचू पर समुद्र तल से 2400 मीटर ऊपर लोगों ने योग किया। फ्रांस में एफिल टावर की साय में लोगों ने योग किया। यूएई में अबू धाबी में 4000 से अधिक लोगों ने सामूहिक योग किया। अफगानिस्तान में हेरात में इंडिया अफगान फ्रेंडशिप डैम सलमा बांध पर योग करके भारत की दोस्ती को एक नया आयाम दिया। सिंगापुर जैसे छोटे से स्थान पर 70 स्थानों पर कार्यक्रम हुए और सप्ताह भर का उन्होंने एक अभियान चलाया है। यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 स्टैम्प्स निकाले, उन 10 स्टैम्प्स को रिलीज किया। यूएन हेडक्वार्टर में योगा सेशन विद योगा मास्टर्स का आयोजन किया गया। यूएन के स्टाफ, दुनिया के डिप्लोमेट्स, हर कोई इसमें शरीक हुआ। इस बार फिर एक बार योग ने विश्व रिकॉर्ड का भी काम किया। गुजरात में अहमदाबाद में करीब करीब 55,000 लोगों ने एक साथ योग करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। मुझे भी लखनऊ में योग के कार्यक्रम में शरीक होने का अवसर मिला, लेकिन पहली बार मुझे बारिश में योग करने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ। हमारे सैनिकों ने जहां -20, 25, 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, उस सियाचिन में भी योग किया। हमारे आर्म फोर्सेज हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, हर कोई अपनी ड्यूटी के साथ साथ योगा को अपना हिस्सा बना दिया है। इस योगा दिवस पर मैंने कहा था कि 3 पीढ़ी, क्योंकि ये 3रा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, तो मैंने कहा था कि परिवार की 3 पीढ़ियां एक साथ योगा करते हो, इसकी फोटो शेयर कीजिए। कुछ टीवी चैनल ने भी इस बात को आगे बढ़ाया था। मुझ पे काफी फोटो मिले, उसमें से कुछ सिलेक्टेड फोटोग्राफ्स नरेंद्र मोदी ऐप पर कंपाइल करके रखे गए हैं। जिस प्रकार से पूरे विश्व में योग की चर्चा हो रही है, उसमें एक बात अच्छी उभर करके आ रही है कि योग से आज की जो हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी है, वो फिटनेस से अब वेलनेस की ओर जाने की दिशा में कदम रख रही है। और उनको लग रहा है कि फिटनेस
का महत्व है ही है, लेकिन वेलनेस के लिए योग उत्तम मार्ग है। रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सर, मैं डॉक्टर अनिल सोनारा अहमदाबाद गुजरात से बोल रहा हूँ। सर, मेरा एक सवाल है कि रिसेंटली केरला में हमने आपको सुना था कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जो बुके एज अ गिफ्ट हम देते हैं उसकी जगह काइंड ऑफ गुड बुक्स हमको देनी चाहिए एज अ मोमेंटो। इस चीज का आपने शुरुआत गुजरात में अपने कार्यकाल में भी करवाया था सर, लेकिन अभी इन रिसेंट डेज हमें ये ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। सो कैन वी डू समथिंग? हम क्या इस चीज के बारे में कुछ कर नहीं सकते जिससे देशव्यापी तौर पे इस चीज का इम्प्लीमेंटेशन हो सके सर? पिछले दिनों मुझे एक बहुत ही मेरे प्रिय कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। केरल में अच्छा कार्यक्रम चलता है कुछ वर्षों से, पीएन पनिकर फाउंडेशन के द्वारा चलता है, और लोगों को किताबें पढ़ने की आदत बने, लोग किताब पढ़ने की ओर जागरूक हो, इसलिए रीडिंग डे, रीडिंग मंथ सेलिब्रेशन किया जाता है। तो मुझे उसके शुभारंभ में जाने का मौका मिला और वहां मुझे ये भी बताया गया कि हम बुके नहीं बुक देते हैं। मुझे अच्छा लगा और मुझे भी जो चीज मेरे ध्यान से हट गई थी उसका पुनः स्मरण हो गया, क्योंकि जब मैं गुजरात में था तो मैंने सरकार में एक परंपरा बनाई थी कि हम बुके नहीं देंगे, बुक देंगे या तो हाथ रुमाल, हैंडकरचीफ, उसी से स्वागत करेंगे, और खादी का हैंडकरचीफ, ताकि खादी को भी बढ़ावा मिले। जब तक मैं गुजरात में था हम सबकी आदत बन गई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी वो आदत छूट गई थी। लेकिन केरल गया तो फिर से एक बार वो जागरूक हो गई और मैंने तो अभी सरकार में फिर से नीचे सूचना देना भी शुरू कर दिया है। हम भी धीरे धीरे एक स्वभाव बना सकते हैं। और बुके का आयुष बहुत कम होती है, एक बार हाथ में लिया फिर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर बुक देते हैं तो एक प्रकार से घर का हिस्सा बन जाता है, परिवार का हिस्सा बन जाता है। खादी का रुमाल देकर के भी स्वागत करते हैं तो कितने गरीब लोगों को मदद मिलती है, खर्चा भी कम हो जाता है और स्थायी रूप से उसका उपयोग भी होता है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो ऐसी चीजों का कितना ऐतिहासिक मूल्य होता है। मैं गत वर्ष जब यूके गया था तो लंदन में ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ ने मुझे भोजन पे निमंत्रित किया था। एक मातृ सहज वातावरण था, बड़े प्यार से उन्होंने भोजन भी कराया, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे एक बड़े ही आदर के साथ भावात्मक स्वर में एक छोटा सा खादी का और धागे से बुना हुआ एक हैंडकरचीफ दिखाया और उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा कि जब मेरी शादी हुई थी तो ये हैंडकरचीफ महात्मा गांधी ने मुझे भेंट में भेजा था, शादी की शुभकामना के रूप में। कितने साल हो गए, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने महात्मा गांधी के द्वारा दिया हुआ ये हैंडकरचीफ संभाल के रखा हुआ है। और मैं गया तो उन्होंने इस बात का बड़ा आनंद था कि वो मुझे वो दिखा रही थी, और जब मैं देख रहा तो उनका आग्रह रहा कि नहीं मैं उसको छू करके देखूं। महात्मा गांधी की एक छोटी सी भेंट उनके जीवन का हिस्सा बन गया, उनके इतिहास का हिस्सा बन गया। मुझे विश्वास है कि ये आदतें रातों रात नहीं बदलती हैं, और जब कभी ऐसी बात करते हैं तो आलोचना भी स्वीकार करना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी बातें करते रहनी चाहिए, प्रयास करने रहना चाहिए। अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि मैं कहीं जाऊंगा और कोई भूखे लेके आ जाएगा तो उसको मना कर दूंगा, ऐसा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी आलोचना भी होगी, लेकिन बात करते रहेंगे तो धीरे धीरे सुधार भी होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रधानमंत्री के नाते अनेक प्रकार के काम रहते हैं, फाइलों में डूबे रहते हैं, लेकिन मैंने मेरे लिए एक आदत विकसित की है कि मुझे जो चिट्ठियां आती हैं उसमें से रोजाना कुछ चिट्ठियां मैं पढ़ता हूं, और उसके कारण मुझे सामान्य मानवी से जुड़ने का एक अवसर मिलता है। भांति भांति की चिट्ठियां आती हैं, अलग अलग प्रकार के लोग चिट्ठियां लिखते हैं। इन दिनों एक ऐसी चिट्ठी मुझे पढ़ने का अवसर मिला, मुझे लगता है कि मुझे जरूर आपको बताना चाहिए। दूर सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु में मदुराई की एक हाउसवाइफ अरुल मोजी सर्वनन, उन्होंने मुझे एक चिट्ठी भेजी। और चिट्ठी क्या थी? उन्होंने लिखा कि
मैंने अपने परिवार में बच्चों की पढ़ाई वगैरह के ध्यान में रखे कुछ न कुछ इकोनॉमिकल एक्टिविटी करने की दिशा में सोचा, परिवार को थोड़ी आर्थिक मदद हो जाए। तो मैंने मुद्रा योजना से बैंक से पैसे लिए और बाजार के कुछ सामान ला करके सप्लाई करने की दिशा में कुछ काम शुरू किया। इतने में मेरे ध्यान में आया कि भारत सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस नाम की कोई एक व्यवस्था खड़ी की है। तो मैंने ढूंढा ये क्या है, कुछ लोगों से पूछा, तो मैंने खुद को भी उसमें रजिस्टर करवा दिया। मैं देशवासियों को बताना चाहता हूँ, आपको भी मौका मिले तो आप इंटरनेट पर EGEM EGEM उसकी विजिट कीजिए। एक बड़ी नए प्रकार की व्यवस्था है। जो भी सरकार में कोई चीज सप्लाई करना चाहता है, छोटी छोटी चीजें भेजना चाहता है, बिजली के बल्ब भेजना चाहता है, डस्टबिन भेजना चाहता है, झाड़ू भेजना चाहता है, चेयर भेजना चाहता है, टेबल भेजना चाहता है, बेचना चाहता है, वो उसमें अपना नाम रजिस्टर करवा सकता है। वो क्या क्वालिटी का माल है उसके पास, वो उसमें लिख करके रख सकता है। कितने में वो बेचेगा वो लिख सकता है। और सरकार के डिपार्टमेंट को कंपलसरी है कि उन्होंने उस पर विजिट करना होगा, देखना होगा कि ये सप्लाई करने वाले क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज न करते हुए सस्ते में कौन पहुंचाता है, और फिर उसको ऑर्डर करना होता है। और इसके कारण बिचौलिए खत्म हो गए, सारी ट्रांसपेरेंसी आ गई, इंटरफेस नहीं होता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही सब होता है। तो EGEM के अंदर जो लोग रजिस्ट्री करवाते हैं, सरकार के सभी डिपार्टमेंट उसको देखते रहते हैं। बीच में बिचौलिए नहीं होने के कारण चीजें बहुत सस्ती मिलती हैं। अब ये अरुल मोजी मैडम ने सरकार की इस वेबसाइट पे वो जो सामान दे सकती है उसका सारा रजिस्ट्री करवा दी। और मजा ये है कि उन्होंने मुझे जो चिट्ठी लिखी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने लिखा कि एक तो मुझे मुद्रा से पैसे मिल गए, मेरा कारोबार शुरू हो गया, EGEM के अंदर मैं क्या दे सकती हूँ वो सारी सूची रख दी, और मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से ऑर्डर मिला, PMO से। अब मेरे लिए भी नई खबर थी, PMO ने क्या मंगवाया होगा। तो उसने लिखा है कि PMO ने मेरे से 2 थर्मोस खरीदे और 1600 रुपया के मुझे पेमेंट भी मिल गया। ये है एम्पावरमेंट, ये है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने का अवसर। शायद अरुण मोदी जी ने मुझे चिट्ठी न लिखी होती तो मेरा भी शायद इतना ध्यान नहीं गया होता कि EGEM की व्यवस्था से दूर सुदूर एक गृहिणी छोटा सा काम कर रही है, उसका माल प्रधानमंत्री कार्यालय तक खरीदा जा सकता है। यही देश की ताकत है। इसमें ट्रांसपेरेंसी भी है, इसमें एम्पावरमेंट भी है, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप भी है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM मैं जरूर चाहूंगा कि जो इस प्रकार से सरकार को अपना माल बेचना चाहते हैं उससे ज्यादा से ज्यादा जुड़े। मैं मानता हूं मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है ये। और इसका लक्ष्य है मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम ईज, एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। मेरे प्यारे देशवासियों, एक तरफ हम योग को लेकर के गर्व करते हैं तो दूसरी तरफ हम स्पेस साइंस में हमारी जो सिद्धियां हैं उसके लिए भी गर्व कर सकते हैं। और यही तो भारत की विशेषता है कि अगर हमारे पैर योग से जुड़े हुए जमीन पे हैं तो हमारे सपने दूर दूर आसमान की उन क्षितिजों को पार करने के लिए भी हैं। पिछले दिनों खेल में भी और विज्ञान में भी भारत ने बहुत कुछ करके दिखाया है। आज भारत केवल धरती पर ही नहीं, अंतरिक्ष में भी अपना परचम लहरा रहा है। अभी 2 दिन पहले इसरो ने कार्टोसैट 2 सीरीज सैटेलाइट के साथ 30 नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। और इन सैटेलाइट्स में भारत के अलावा फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, ऐसे करीब करीब 14 देश इसमें शामिल है। और भारत के इस नैनो सैटेलाइट अभियान से खेती के क्षेत्र में, किसानी के काम में, प्राकृतिक आपदा के संबंध में काफी कुछ हमें मदद मिलेगी। कुछ दिन पहले इस बात का हम सबको बराबर याद होगा, इसरो ने GSAT-19 का सफल लॉन्च किया था। और अब तक भारत ने जो सैटेलाइट लॉन्च किए हैं उसमें ये सबसे ज्यादा वजनदार हैवी सैटेलाइट है।
और हमारे देश के अखबारों ने तो उसको हाथी के वजनों के साथ तुलना की थी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा काम अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। 19 जून को मार्स मिशन के 1000 दिन पूरे हुए। आप सबको पता होगा कि जब मार्स मिशन के लिए हम लोग सफलतापूर्वक ऑर्बिट में जगह बनाई थी, तो पूरा मिशन एक 6 महीने की अवधि के लिए था। उसकी लाइफ 6 महीने की थी। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे वैज्ञानिकों के इस प्रयासों की ताकत ये रही कि 6 महीने तो पार कर दिए, 1000 दिन के बाद भी ये हमारा मंगलयान मिशन काम कर रहा है, तस्वीरें भेज रहा है, जानकारियां दे रहा है, साइंटिफिक डाटा आ रहे हैं। तो समय अवधि से भी ज्यादा, अपने आयु से भी ज्यादा काम कर रहा है। 1000 दिन पूरा होना हमारे वैज्ञानिक यात्रा के अंदर, हमारी अंतरिक्ष यात्रा के अंदर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इन दिनों स्पोर्ट्स में भी हम देख रहे हैं कि हमारे युवाओं का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। अब ये नजर आने लगा है कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी हमारी युवा पीढ़ी को अपना भविष्य दिखने लगा है। और हमारे खिलाड़ियों के कारण, उनके पुरुषार्थ के कारण, उनकी सिद्धि के कारण देश का भी नाम रोशन होता है। अभी हाल ही में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने इंडोनेशिया ओपन में जीत दर्ज कर देश का मान बढ़ाया है। मैं इस उपलब्धि के लिए उनको और उनके कोच को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे कुछ दिन पहले एथलीट पीटी उषा जी के उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स के सिंथेटिक ट्रैक के उद्घाटन समारोह में जुड़ने का अवसर मिला था। हम खेल को जितना बढ़ावा देंगे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी लेके आता है। खेल व्यक्तित्व के विकास के लिए भी बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में खेल का महात्म्य बहुत है। देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। अगर हमारे परिवार में भी बच्चों को खेल की रुचि है तो उनको अवसर देना चाहिए। उनको मैदान में से उठा करके कमरे में बंद करके किताबों के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। वो पढ़ाई भी करें, उसमें भी आगे बढ़ सकता है तो बढ़े, लेकिन अगर खेल में उसका सामर्थ्य है, रुचि है, तो स्कूल, कॉलेज, परिवार, आसपास के लोग, हर किसी ने उसको बल देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। अगले ओलंपिक के लिए हर किसी ने सपने संजोने चाहिए। फिर एक बार मेरे प्यारे देशवासियों, वर्षा ऋतु, लगातार उत्सवों का माहौल, एक प्रकार से ये कालखंड की अनुभूति नई होती है। मैं फिर एक बार आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अगले मन की बात के समय फिर कुछ बातें करूंगा। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने देशवासियों को संबोधित किया अपने कार्यक्रम मन की बात के जरिए। उन्होंने स्पेस साइंस से लेकर योग जैसे मुद्दों पर अपने मन की बात रखी, देशवासियों को संबोधित किया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।